सही बताऊं तो तुम लोग हंसोगे मुझे देख करके कि कैसे सर क्या आप विश्वविद्यालय बनाने चले हैं। अरे एक रिटायर्ड टीचर, एक प्रोफेसर नया विश्वविद्यालय बनाने के लिए उसकी क्या औकात है। लेकिन हाँ, एक सोच तो है, एक चिंतन तो है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इसलिए कि जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री थे। वो कहते हैं कि इस देश में कोई भी विश्वविद्यालय दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में नहीं, और उन्हें IISc के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत फंड भी दिया, फिर भी हमारा दुनिया में कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं हुआ, ना BHU, ना JNU, ना IIT, ना कोई। कुछ दिन बाद अटल जी गोल गोल उंगली घुमा करके जितना सुंदर बोलते थे तो लोग उनके फैन थे, हमने भी सुना और उन्हें भी कहा कि इस देश का कोई विश्वविद्यालय दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में नहीं है। बात आई गई हो गई। और इस बीच में मैं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में कई विभागों का विभागाध्यक्ष, 4 फैकल्टीज का डीन, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार और कभी कभी एक्टिंग वाइस चांसलर रहने लगे। वहाँ उसके भूमि पूजन में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी आए। उन्हें कहा, अटल जी तो मेरे बाल सका रहे हैं, बहुत अच्छा, हम लोग साथ में रहे, काम किए, उनके नाम से विश्वविद्यालय है, दुनिया में इसका नाम होना चाहिए। लेकिन बहुत मेरे लिए शर्म की बात है कि भारत का एक भी विश्वविद्यालय दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में नहीं है। अब ये कार्यक्रम तो हो गया, लेकिन मुझे अंदर तक बहुत पीड़ा हुई और मेरी नींद उचट गई। मैं 2:40 पर प्रायः जग जाया करता था और रात में मुझे सपने आए, तो जो सपने आए मैंने उनके कॉपी में लिख लिया। लेकिन मुझे लगा कि तो कमाल का हो जाएगा। और उसमें पहला सपना था, पढ़ाई कहीं भी और परीक्षा कभी भी, पढ़ाई गुरुकुल पद्धति से हो, विद्यार्थी अपना टीचर कहीं सेलेक्ट कर ले, कोई जरूरी नहीं किसी कमरे में किसी क्लासरूम में बैठ करके पढ़े तभी पढ़ाई है। वो एक किताब ही पढ़ सकता है, 4 किताबें पढ़ सकता है। मुझे तब दुख हुआ कि बाप रे, श्रीनिवास रामानुजन जैसा महामेधावी व्यक्ति इस देश में ग्रेजुएट नहीं हो पाया इस शिक्षा पद्धति के चलते। ये कैसा दुर्भाग्य है। ठीक है, बाद में उनको प्रोफेसर बनाया गया उनके एक पर्टिकुलर ज्ञान के कारण, लेकिन ये डिग्री की किस तरह की है। तो मुझे लगा नहीं, किसी भी विषय की अनिवार्यता नहीं रहनी चाहिए। और नंबर 2, पढ़ाई को कोई उम्र नहीं होती। प्रवेश के लिए छात्रों को नहीं रोकना चाहिए। भाषा की जो बाध्यता, जो रोकना है भाषा के आधार पर, विषय के आधार पर, ये रोकना नहीं चाहिए। इसमें छूट देनी चाहिए, मैक्सिमम ऑप्शन देना चाहिए। गांव का आदमी भी यदि चिकित्सा के क्षेत्र में उसकी जानकारी अच्छी है तो कभी परीक्षा दे सके तो अच्छा है। ये इंजीनियरिंग की तमाम सारी शाखाएं हो सकती हैं, जीवन विज्ञान की तमाम सारी। अरे मैं लाइफ साइंस का प्रोफेसर रहा, प्राण नहीं समझ पाया लाइफ है क्या, और अभी भी पुस्तकें नहीं बता पाती। मेरे दिमाग में आया, यदि भारतीय परंपरा को, भारतीय ज्ञान विज्ञान को वेद पुराण उपनिषद से लेकर के, ओंकार से लेकर के, प्राण विद्या से लेकर के, लाइफ मैनेजमेंट से लेकर के, और आज की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी जो अलग अलग विषयों में है, उनको जोड़ करके साथ में हम चलें और गुरुकुल पद्धति से लेकर आज की पद्धति तक चलें, एक साथ, वेतनभोगी कर्मचारी के आधार पर नहीं बल्कि रुचि लेने वाले शिक्षक और छात्र के आधार पर चले, तो हम शायद बहुत अच्छा विश्वविद्यालय इस देश में बना सकते हैं। यदि ऐसा विश्वविद्यालय हो जिसमें 1-8 लाख लोग मिल जाएंगे टीचर पढ़ाने वाले, 1 पीरियड पढ़ाना है, 2 पीरियड पढ़ाना है, जिस विषय की जानकार हैं वो, और जिस विद्यार्थी को पसंद करते हैं वो अपने हिसाब से उसको बैठा करके पढ़ाएं। कोरोना काल में भी ऐसा हो सकता है। मुक्त शिक्षा हो, ओपन क्लासेस हो जाएं, बंद कमरे में ही नहीं, पेड़ के नीचे भी हो सकती हैं, इंडस्ट्री में हो सकती हैं, किसी फैक्ट्री में हो सकती हैं, किसी अच्छे कमरे में हो सकती हैं, नदी के किनारे, बगीचे में, खेत में, खलिहान में, गायों के बीच में, इन सब पर। और विद्यार्थी को जब मन हो तब परीक्षा केंद्र है, परीक्षा देनी है दे लीजिए, जिस विषय में परीक्षा देनी है। ऐसा क्या कि नहीं ये प्रश्न पिछले साल आ गए थे, अपनी इस साल नहीं आएंगे। ये प्रश्न पर आधारित इस तरह की पद्धति ठीक नहीं है।
तो एक नई पद्धति ऐसी धीरे धीरे शुरुआत की और वो एक रिपोर्ट बना करके यूजीसी को सबमिट किया, मध्य प्रदेश सरकार को सबमिट किया और इस तरह से केशव विश्वविद्यालय की नींव पड़ रही है। उम्मीद है कि जल्दी मान्यता मिल जाएगी और देश में हम एक ऐसे विश्वविद्यालय की शुरुआत कर सकेंगे। यह इतिहास।